बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोज़, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फ़रमा कि जिससे खिदमत खल्क़ का जज्बा बढ़े। डी फेलोज़, आज जो अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है कॉग्निजेंस। डी फेलोज़, मैंने इस टॉपिक को बेहतर तरीके से कंप्रीहेंड करने के लिए 7 क्वेरीज फार्मूलेट की हैं। पहले मैं वो आपके सामने रखता हूँ, फिर वन बाय वन इनका आंसर हम इन द लाइट ऑफ CRPC 1898, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 और सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स की रोशनी में देने की कोशिश करेंगे। डियर फेलोज, पहली क्वेरी जो फार्मूलेट की है वो है कि कॉग्निजेंस से क्या मुराद है। सेकंड, कॉग्निजेंस से कौन कौन सी प्रोविजंस ऑफ लॉ डील करती हैं। नंबर 3, कॉग्निजेंस कौन सी कोर्ट ले सकती है। नंबर 4, कॉग्निजेंस कोर्ट कब लेगी। नंबर 5, क्या कोर्ट ऑफ सेशन एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है या नहीं ले सकती। नंबर 6, हाई कोर्ट कॉग्निजेंस कब और कैसे लेती है। नंबर 7, जनरल प्रिंसिपल ये है कि कोई भी शख्स कंप्लेंट फाइल कर सकता है टू पुट द मशीनरी ऑफ लॉ इनटू मोशन, लेकिन भले वो एग्रीव्ड है या नहीं है, भले वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, लेकिन वो कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं जहां पर हर शख्स जो है उसको परमिशन नहीं है कि वो मशीनरी ऑफ लॉ को बाय फाइलिंग कंप्लेंट पुट इनटू मोशन कर सके। डियर फेलोज, अगर पहली क्वेरी की बात करें कि कॉग्निजेंस से क्या मुराद है, तो डियर फेलोज, इस कॉग्निजेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने जो जजमेंट सिलेक्ट की है वो है 2008 MLD पेज 728। डियर फेलोज, इस जजमेंट के अंदर बड़े खूबसूरत अंदाज में इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। इस जजमेंट के अंदर कहा गया कि कॉग्निजेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय द कोर्ट टू द सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स ऑफ द केस। और जब कोर्ट जो है वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड करेगी तो बुनियादी तौर पर 5 चीज़ों को देखेगी। डियर फेलो, सबसे पहली जो चीज़ देखेगी, कोर्ट के पास जब केस कॉग्निजेंस के लिए आएगा वो कौन कौन सी सूरतें जब आएगा वो लेटर क्वेरी में मैं आपके सामने रखूँगा। जब केस कॉग्निजेंस के लिए आएगा तो सबसे पहले कोर्ट जो चीज़ देखेगी वो ये देखेगी कि आया कि उस कोर्ट की अपनी ज्यूरिसडिक्शन बनती है या नहीं बनती। डियर फेलोज, इसको हम इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मजिस्ट्रेट के पास केस आया चालान की सूरत में, और मजिस्ट्रेट ने जब कॉग्निजेंस ली यानी अपना माइंड अप्लाई किया, एग्जामिन किए फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, और ये बात सरफेस हुई कि इन अक्यूज पर्सनस के अंदर एक पब्लिक सर्वेंट है जो कि स्टैंप वेंडर है, और मजिस्ट्रेट जो है वो अंडर एंटी करप्शन एक्ट 1947 इसकी कॉग्निजेंस इस केस की नहीं ले सकता, तो फिर वो उस केस को रेफर करके देगा टूवर्ड्स दी कोर्ट ऑफ एंटी करप्शन। तो डियर फेलोज, सेकंड चीज़ जो ये कोर्ट जो है वो एग्जामिन करेगी और देखेगी वो ये देखेगी कि ये जो ऑफेंस जिसकी कॉग्निजेंस लेने के लिए कहा गया है, क्या ये ऑफेंस मेड आउट भी होता है या नहीं होता। अगर ऑफेंस मेड आउट नहीं होता तो फिर कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगी। डियर फेलोज, तीसरे नंबर पर जो कोर्ट देखेगी वो ये देखेगी कि आया कि कोर्ट की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन भी बनती है या नहीं बनती। डियर फेलोज, चौथे नंबर पर कोर्ट ये देखेगी कि वो कौन कौन से अशखास हैं जो कि लायबल हैं फॉर द कमीशन ऑफ दिस ऑफेंस जिसकी कॉग्निजेंस के लिए चालान सबमिट हुआ है। पाँचवें नंबर पर कोर्ट ये देखेगी और एग्जामिन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचेगी और अपनी ओपिनियन फार्मूलेट करेगी कि आया के सफिशिएंट मटेरियल और ग्राउंड्स मौजूद हैं टू प्रोसीड फॉर द ट्रायल। डियर फेलोज, मुख्तसर जो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो कॉग्निजेंस है ये बुनियादी तौर पर एप्लीकेशन ऑफ माइंड है ऑफ द कोर्ट टू एग्जामिन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, और ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी इन सारी चीज़ों को कोर्ट एग्जामिन करेगी। फॉर एग्जांपल इस तरह हम इसको फर्दर इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं
कि अगर 302 का चालान सबमिट हुआ है और कोर्ट ने उसे एग्जामिन किया है और कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि ये इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, तो कोर्ट फिर ऊपर सेंट अप कर देगी। डियर फेलोज, एक और जजमेंट इसी कॉग्निजेंस को एक्सप्लेन करती है, वो है PLJ 2002 लाहौर। इसमें कहा गया कि द वर्ड कॉग्निजेंस मीन्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड टू द फैक्ट्स ऑफ द केस in order to determine whether the facts disclose constitution of a triable offense। Dear fellows, इसको फर्दर हम एक और जजमेंट जो कि 2006 PCRLJ पेज 507 है उसके तहत भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर चालान सबमिट हुआ है और उसमें सारे के सारे अक्यूज पर्सन या कुछ अक्यूज पर्सन को खाना नंबर 2 के अंदर रख दिया गया है और ओपिनियन ऑफ द IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये है कि ये जो खाना नंबर 2 में प्लेस किए गए हैं इनका चालान नहीं किया, इनका ट्रायल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जब कॉग्निजेंस कोर्ट ने दी तो कोर्ट ने एग्जामिन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि नहीं, कुछ सफिशिएंट मटेरियल मौजूद है, एविडेंस मौजूद है कि इनका ट्रायल भी किया जाए। तो फिर कोर्ट अगर इस नतीजे पर पहुंचती है कि इनका ट्रायल किया जाए तो कोर्ट उनको समन कर सकती है। डियर फेलोज, ये सारी चीज़ें हैं जो कि कोर्ट वाइल टेकिंग कॉग्निजेंस इनको एग्जामिन करेगी। डियर फेलोज, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कॉग्निजेंस का। अगर हम दूसरी क्वेरी की बात करें कि कौन कौन सी प्रोविजंस ऑफ लॉ इस कॉग्निजेंस के कॉन्सेप्ट के साथ डील करती हैं, तो डियर फेलोज सेक्शन 190 टू 199 ऑफ CRPC इसके साथ डील करता है और फिर इनडायरेक्टली सेक्शन 526 भी इसके साथ डील करता है। और अगर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स की बात की जाए तो इसके साथ वॉल्यूम 3 चैप्टर 1 पार्ट B डील करता है। डियर फेलोज, अगर तीसरी क्वेरी की बात करें कि कॉग्निजेंस कौन सी कोर्ट ले सकती है, डियर फेलोज, जब हम सेक्शन 190 का मुताला करते हैं तो सेक्शन 190 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड एनी मजिस्ट्रेट हु इज स्पेशली एम्पावर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट ही मे टेक कॉग्निजेंस। यानी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास कॉग्निजेंस ले सकता है और कोई और मजिस्ट्रेट अगर उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट एम्पावर कर दिया तो वो ले सकता है। डियर फेलोज, हाई कोर्ट भी कॉग्निजेंस ले सकती है। लेटर ऑन हम क्वेरी में देखेंगे कैसे ले सकती है। सेशन कोर्ट कॉग्निजेंस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, वो भी हम देखेंगे कैसे नहीं ले सकती। इससे अगली क्वेरी जो है कि कोर्ट कॉग्निजेंस कब लेगी। डियर फेलोज, सेक्शन 190 और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स ने 4 सूरतें बताई हैं कि जब कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस लेगी। सबसे पहली सूरत ये बताई कि जब चालान सबमिट किया जाएगा, रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सबमिट की जाएगी बाय द पुलिस ऑफिसर बिफोर द मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट उस वक़्त उसकी कॉग्निजेंस ले सकता है। दूसरा, जब कंप्लेंट फाइल की जाएगी बिफोर द मजिस्ट्रेट, उस वक़्त मजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है। थर्ड, किसी और इंफॉर्मेशन, कोई भी शख्स जो है वो इंफॉर्मेशन प्लेस कर देता है लेकिन वो पुलिस ऑफिसर ना हो। और चौथी बात, कोर्ट अपने नॉलेज की अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पर कॉग्निजेंस ले सकती है। लेकिन डियर फेलोज, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के वॉल्यूम 3 चैप्टर 1 और पार्ट B और CRPC के सेक्शन 191 के अंदर ये लिखा गया और इस पर जजमेंट्स भी मौजूद हैं कि अगर कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है अपने इल्म की बुनियाद पर, अपने इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, तो उस वक़्त कोर्ट जो है वो अक्यूज पर्सन को ऑप्शन देगी कि वो अगर चाहे तो अपना ट्रायल किसी और मजिस्ट्रेट से करवा सकता है। और अगर या वो ऑब्जेक्शन रेज करता है या कोर्ट की ऑप्शन को तस्लीम करता है तो फिर कोर्ट जो है उधर केस को रेफर कर सकती है और ट्रायल कोई और मजिस्ट्रेट कर सकता है। डियर फेलोज, अगर हम 5वीं क्वेरी की बात करें, क्या कोर्ट ऑफ सेशन एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल
ज्यूरिसडिक्शन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है? तो डियर फेलोज, सेक्शन 193 बड़ा कैटेगोरिकल अंदाज में ये बात करता है कि सेशन कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। हाँ, एक सूरत में कॉग्निजेंस ले सकता है, अगर सेशन कोर्ट जो है वो स्पेशल लॉ के अंदर एज ए स्पेशल कोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के तहत अगर इलीगल डिस्पोजेशन के हवाले से उसके पास कंप्लेंट आती है तो फिर कोर्ट जो है उस कंप्लेंट की कॉग्निजेंस ले सकता है। या मिसाल के तौर पर एंटी करप्शन की जो कोर्ट है उसमें सेशन जज उसको प्रिजाइड ओवर कर रहा होता है, इसी तरह FIA की अदालत को प्रिजाइड ओवर कर रहा होता है। इस तरह बैंकिंग कोर्ट की जो क्रिमिनल कोर्ट की जो बैंकिंग कोर्ट है क्रिमिनल ऑफेंसेस की, उसको हेड कर रहा होता है। तो वहाँ पर अगर स्पेशल लॉ ने इम्पावर किया है तो फिर वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। इस बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में एक्सप्लेन किया गया जजमेंट एक्ट 2001 PCRLJ पेज 481 FSSC। इसके अंदर लिखा गया, कोर्ट ऑफ सेशन इज डिबार्ड अंडर सेक्शन 193 फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द केस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अनलेस द केस इज सेंट टू इट बाय अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 190 subsection 3 CRPC where is a special court, whereas a special court constituted otherwise then in the court can take cognizance of the case directly as a court of original jurisdiction in the same manner as a magistrate is empowered to take cognizance of a case under section 190 of the code। तो डियर फेलोज, अगर सेशन कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती तो फिर ये कॉग्निजेंस कैसे लेगी? डियर फेलोज, इसका तरीक़ाकार जो CRPC के अंदर और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के वॉल्यूम 3 और पार्ट B के अंदर बताया गया, वो ये बताया गया कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा। उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये केस ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है तो फिर मजिस्ट्रेट ऊपर सेंट अप कर देगा टू दी सेशन कोर्ट उस केस को। डियर फेलोज, अगली क्वेरी जो हमारे सामने है वो है कि हाई कोर्ट कब और कैसे कॉग्निजेंस लेती है। डियर फेलोज, रिटायर्ड जस्टिस फजल करीम साहब ने अपनी किताब एक्सेस टू जस्टिस के अंदर इस सेक्शन पर काफ़ी बहस की है और उन्होंने अपनी ओपिनियन ये दी है कि हाई कोर्ट जो कॉग्निजेंस लेती है वो अंडर सेक्शन 526 ऑफ CRPC लेती है। डियर फेलोज, जब हम सेक्शन 526 को पेरूज करते हैं तो ये बात जस्टिस फजल करीम साहब की बात को इंडोर्स करती है और 526 को जब हम पेरूज करते हैं तो 526 कुछ ग्राउंड्स बताता है कि अगर ये ग्राउंड्स हों तो हाई कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है। मैं आपके सामने चंद ग्राउंड्स रखता हूँ। पहली ग्राउंड ये है कि दैट अ फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी अ ट्रायल कैनॉट बी हैड इन एनी क्रिमिनल कोर्ट सबऑर्डिनेट देयर टू। अगर कोर्ट ये समझती है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अगर ट्रायल कंडक्ट करती हैं तो वहाँ पर फेयर ट्रायल कंडक्ट नहीं होगा। दूसरा, दैट सम क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ अनयूजुअल डिफिकल्टी इज लाइकली टू अराइज, तो फिर भी कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले सकती है। दैट अ व्यू ऑफ द प्लेस इन और नियर विच एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड may be required for the satisfactory inquiry into a trial of the same, फिर भी हाई कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। That an order under this section will tend to general convenience of the parties or witnesses, फिर भी ले सकती है। नंबर 5, that such an order is expedient for the ends of justice, तो फिर भी ले सकती है। लेकिन डियर फेलोज, ये लेगी कैसे? इस हवाले से 500 सेक्शन 526 का सब सेक्शन 3 ये बताता है कि हाई कोर्ट 3 तरीक़ों से कॉग्निजेंस लेगी। एक सूरत ये है कि लोअर कोर्ट जो है वो रिपोर्ट कर दे हाई कोर्ट को कि ये ग्राउंड जो 526 के अंदर दी गई हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसलिए इट इज़ एक्सपीडियंट फॉर द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के ट्रायल जो है वो हाई कोर्ट करे। या डियर फेलोज, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज पर्सन या पार्टी इंटरेस्टेड के कॉग्निजेंस ले सकती है। इसकी एक एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि जब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का ट्रायल सेशन कोर्ट में हो रहा था तो उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की थी कि मेरा यहाँ पे ट्रायल
फेयर नहीं हो सकता। मेरा जो फिगर है इंटरनेशनल रिप्यूट का, उसको ये जेब नहीं देता कि लोअर कोर्ट करे, हाई कोर्ट करे, उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया और फिर केस को विदड्रा कर लिया गया हाई कोर्ट में। डियर फेलोज, हाई कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी बाय विदड्राइंग द केस फ्रॉम द लोअर कोर्ट। तीसरा ये है कि कोर्ट अपने इनिशिएटिव पर सू मोटो अगर समझती है कि इन ग्राउंड में से कोई ग्राउंड एग्जिस्ट कर रही है तो कोर्ट खुद भी इनको ट्रायल जो है वो विड्रा कर सकती है। डियर फेलोज, आखिरी क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है कि जनरल प्रिंसिपल ये है कि मशीनरी ऑफ लॉ को टू पुट इनटू द मोशन करने के लिए कोई भी शख्स जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है इफ़ ही इज़ अक्विंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, अकरेंस ऑफ द केस, कमीशन ऑफ द केस। जनरल प्रिंसिपल ये है और कोर्ट जो है उसकी कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लेगी। लेकिन डियर फेलोज, सेक्शन 195 से ऑनवर्ड्स 199 तक सीआरपीसी ने कुछ एक्सेप्शंस दी हैं कि जहां पर हर शख्स जो है वो उसको परमिशन नहीं है कि वो कंप्लेंट फाइल करे, बल्कि उन अफराद के नाम दे दिए गए, उनके डेजिग्नेशन दे दिए गए जो अशखास इस कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं, उनका एग्रीव्ड होना और इंटरेस्टेड पर्सन होना ज़रूरी है। डियर फेलोज, इस तरह हमने कॉग्निजेंस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।